रूस में अभी कुछ ऐतिहासिक हुआ है। यूक्रेन ने फिर ड्रोन से तेज हमला किया, लेकिन ये अलग है। ऊपरी तौर पर यह रूस में यूक्रेन के कई लंबी दूरी के हमलों में से एक लगता है। यही बात है, कई में से एक। जो हम वास्तव में यहाँ देख रहे हैं वह यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। अब ताकत यूक्रेन के हाथ में आ गई है, क्योंकि उसके पास पूरी बढ़त है और रूस को हराने के लिए एकदम सही रणनीति भी है। यूक्रेन ने वर्षों तैयारी की, अब इसका लाभ मिल रहा है। और ये समझने के लिए चलिए रूस के वोरोनेज ओब्लास्ट चलते हैं। रूस का एक क्षेत्र जो यूक्रेन के लुहांस्क से सटा और खार्किव ओब्लास्ट के पास है, वोरोनेज युद्ध रेखा से लगभग 150 किलोमीटर यानी 93 मील दूर है। इससे यूक्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा काफी समय से हो रहा है, क्योंकि वह कई वर्षों से इससे कई गहरे लक्ष्यों पर हमला करता आ रहा है। लेकिन 29 अप्रैल को यूक्रेन ने कुछ खास पर हमला किया, और उसने यह एक समन्वित प्रयास के जरिए किया, जिसमें उस रणनीति का फायदा उठाया गया जो यूक्रेन ने महीनों पहले लागू की थी। यह सब एक रूसी हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ। वो हेलीकॉप्टर वोरोनिश एयर स्ट्रिप पर 3 अन्य हेलीकॉप्टरों के साथ था, ताकि उसे फिर से ईंधन भरा जा सके और यूक्रेन में तैनाती से पहले प्री फ्लाइट जांच हो सके। पायलटों ने यह पहले भी कई बार किया होगा। इनमें से एक Mi-28 गनशिप और दूसरा Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था। रूस यूक्रेन में सैनिक भेजने और विरोध करने वालों पर हमला करने के लिए इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करता है। 29 अप्रैल का ईंधन भरना बस एक छोटा ब्रेक था, ताकि हेलीकॉप्टर पायलट काम जारी रख सके। इसके बजाय ये वही तारीख बन गई जब यूक्रेन ने अब तक के युद्ध के सबसे शानदार हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूस के हेलीकॉप्टर ईंधन भरते समय यूक्रेन के ड्रोन उड़ गए। फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरों से लैस ये ड्रोन 90 मील से भी ज्यादा दूर वोरोनिश तक उड़ गए और वहां खड़े हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। रूस कुछ नहीं कर सका। पहले सुरक्षित इलाका अब असुरक्षित हो गया। एयर डिफेंस फेल रहे या मौजूद नहीं थे। यूक्रेन के ड्रोन एक एक करके पास पहुंचे और सीधे सटीक वार करते गए। हमलों के वीडियो सबूत यूक्रेन की मानव रहित सिस्टम फोर्सेज के कमांडर रॉबर्ट ब्रोबडी ने पहले ही साझा किए हैं। हमले इंजन कक्ष के पीछे वाले मध्य हिस्से पर किए गए, जिससे मुख्य प्रोपेलर ब्लेड्स बच गए। इस हमले के परिणाम स्वरूप कम से कम एक हेलीकॉप्टर रखरखाव विशेषज्ञ की मौत हो गई जब वह ड्रोन की चपेट में आ गया। रॉबर्ट ब्रॉडी ने इस हमले की घोषणा करते हुए एक टेलीग्राम पोस्ट में साझा किया। वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन के ड्रोन अब कितने सटीक हैं। इस हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। नुकसान सिर्फ टेक्नीशियन का ही नहीं हुआ है, सिर्फ यही अपने आप में काफी नुकसानदायक है। रूस के पास अपनी सेना में किसी भी तरह की विशेषज्ञता रखने वाले लोग तेजी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वह दसियों हजार लोगों को समर्थन भूमिकाओं में प्रशिक्षित करने के बजाय उन्हें मोर्चे पर मरने के लिए भेज रहा है। रूस को सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टरों की कमी महसूस होगी। इसके बाद से ये अनुमान लगाया गया है कि यूक्रेन ने पहले जिन अन्य हेलीकॉप्टरों का हमने जिक्र किया था, उनके साथ एक Mi-8 को भी तबाह कर दिया। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सैनिकों को ले जाने और जमीनी इकाइयों को फायर सपोर्ट देने में सक्षम है। इसके गिरने से रूस को करीब $60 लाख का नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेनी ड्रोन की कीमत इसका 10वां हिस्सा भी नहीं थी। ऐसे ही लॉन्ग रेंज FPV ड्रोन से गिराया गया Mi-8 रूस को 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ा। $18 मिलियन में $6 मिलियन जोड़ने पर यूक्रेन के लिए कुल $24 मिलियन हो जाते हैं। असल में और भी ज्यादा। एयरक्राफ्ट 24 के मुताबिक यूक्रेन ने जो Mi-17 गिराया उसकी कीमत करीब $32 मिलियन थी, लेकिन ये रूस की निर्माण लागत है या निर्यात कीमत स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम मान भी ले कि रूस के लिए अपने इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर बनाने की लागत इसका आधा है, तो भी यह यूक्रेन के हवाई मार से नष्ट हुआ एक और महंगा उपकरण है। साफ कहे तो रूस को ऐसे नुकसानों की आदत हो जानी चाहिए थी। इसके हेलीकॉप्टर यूक्रेन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यूक्रेनी प्रतिरोधी समूहों ने रूसी हेलीकॉप्टरों को जमीन पर ही उड़ा दिया, जैसा अगस्त 2025 में ट्वेर ओब्लास्ट के ट्रेनिंग सेंटर में Mi-28N के साथ हुआ था। उन्हें उड़ान के दौरान भी मार गिराया गया है, जैसा कि हमने सितंबर में देखा था, जब यूक्रेनी ड्रोन ने एक Mi-8 को हवा में ही गिरा दिया था।
इस तरह के हमले इतने दुर्लभ हैं कि रूस ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार पुतिन के आक्रमण शुरू होने के बाद रूस ने 352 हेलीकॉप्टर गंवाए हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। यही वो जगह है जहां हम देख रहे हैं कि चीजें यूक्रेन के पक्ष में बदल रही है, क्योंकि अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यह बताना जरूरी है कि यूक्रेन को यह हालिया हमला करने में जितनी जबरदस्त तालमेल की जरूरत पड़ी वह काबिले तारीफ है। ये कोई एक बार का हमला या किसी एक यूक्रेनी यूनिट का काम नहीं था। इसके लिए योजना बनानी पड़ी। शुरुआत में ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां इसमें शामिल थीं। आप ऐसे ही करीब 100 मील दूर किसी हवाई पट्टी पर ड्रोन नहीं भेजते यह सोचकर कि वहां कोई कीमती चीज मिलेगी। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट्स जानती थी कि रूस के ईंधन भरने वाले हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं और उन्होंने सही समय पर हमला करने के लिए अपने हथियार भेजे। जब कोई हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा हो और उसमें ईंधन भरा जा रहा हो तो वह ड्रोन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यूक्रेन को पहले से ही अच्छी तरह पता था कि उसे क्या करना है, और जब अपने ऑपरेशन को शुरू करने का सही समय आया तो यूक्रेन ने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। उसके 3 यूनिट्स वोरनेज हमले में थी, जिनमें 429वीं अलग ब्रिगेड, यूक्रेन में अकिलिस ब्रिगेड, 43वीं अलग आर्टिलरी ब्रिगेड शामिल है। यूक्रेन के सबसे प्रभावशाली ड्रोन हमलों के पीछे अक्सर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की अल्फा यूनिट होती है। यह साफ है कि असली ड्रोन हमले अल्फा यूनिट ने किए। बाकी 2 यूनिट्स के बारे में कहना मुश्किल है। ब्रोडी ने उनकी भागीदारी बताई, पर कैसे ये नहीं बताया। यह समझदारी है। रूस को यह नहीं बताना चाहिए कि यूक्रेन ड्रोन हमले कैसे करता है, ताकि पुतिन के समर्थकों को हमले रोकने का तरीका न मिले। लेकिन इस वक्त यूक्रेन का तालमेल वो चीज नहीं है जिसकी पुतिन को चिंता होगी। हेलीकॉप्टरों का नुकसान, रूसी सेना की गिरती क्षमता और उससे जुड़ा आर्थिक खर्च भी रूस के राष्ट्रपति को डर से कांपने पर मजबूर नहीं करेगा। पुतिन की असली समस्या अब यह है कि इस हमले का क्या मतलब है। वोरोनिश में यूक्रेन बस किस्मत से सफल नहीं हुआ था। यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जो रूस को यूक्रेन के ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों से बचाने वाली एकमात्र चीज के व्यवस्थित विनाश के कारण संभव हुआ। इससे सब कुछ बदल जाता है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसे इसी तरह से समझाते हैं। 29 अप्रैल को यूक्रेन ने जो किया और अभी रूस के खिलाफ जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उसने लगातार एक अभियान चलाया है जो रूस की वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर करने पर केंद्रित रहा है। अब अभियान की सफलता के प्रमाण दिखने लगे हैं। रूस कभी भी अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा करने में उतना प्रभावी नहीं रहा जितना वह चाहता था। हर चीज की सुरक्षा करना संभव ही नहीं है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी कुल क्षेत्रफल 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर या लगभग 65 लाख वर्ग मील है। रूस सिर्फ हवाई सुरक्षा प्रणालियां बनाकर पूरे क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकता। उसे कब्जे वाले यूक्रेन में भी कई हवाई सुरक्षा प्रणालियां भेजनी पड़ती हैं ताकि वहां हमलों से बचाव हो सके। इसका नतीजा साफ है। रूस की हवाई सुरक्षा पहले ही दबाव में थी। यूक्रेन ने समस्या इतनी बढ़ा दी है कि अब रूस के पास अपने अहम लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी प्रणालियां नहीं बचीं। वोरोनेज पर हमला यूक्रेन द्वारा रूस और कब्जे वाले इलाकों में किए जा रहे कई हमलों में से एक है। इस वीडियो के बनने से कुछ दिन पहले भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। 1 मई को खबर आई कि यूक्रेन के ड्रोन ने एक एयरफील्ड पर हमला कर दिया जो फ्रंटलाइन से 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी करीब 1050 मील दूर है। चेलियाबिंस्क में स्थित शागोल एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ जिसमें रूस के अल्ट्रा मॉडर्न Su-57 फाइटर जेट्स की एक जोड़ी, एक Su-34 और एक अन्य विमान जिसे अभी स्पष्ट नहीं किया गया है को निशाना बनाया गया। ये यूक्रेन के सबसे दूरगामी हमलों में था जिससे रूस को बेहतरीन फाइटर जेट्स और करीब $250 मिलियन का नुकसान हुआ। उसी दिन लेमोन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के ड्रोन पर्म में एक बड़े तेल रिफाइनरी तक भी पहुंचने में सफल रहे जो यूक्रेन से 1500 किलोमीटर या लगभग 930 मील दूर है। ये हमला यूक्रेन के अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद रूस को कच्चे तेल और परिष्कृत तेल उत्पादों से मुनाफा कमाने से रोकना है। यह पुतिन की युद्ध मशीन को कमजोर करने की कोशिश है और ऐसा तब होता है जब आप
उन संपत्तियों पर हमले करते हैं जिनको बनाने में रूस का पैसा लगता है और उन वित्तीय स्रोतों पर भी हमला करते हैं जो रूस को और अधिक बनाने में सक्षम बनाते हैं। 3 मई को लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर द्रोजदेंको ने बताया कि यूक्रेन ने रूस के बाल्टिक सागर के तेल टर्मिनल प्रिमोर्स्क पर फील्ड ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया है कि उसने निर्यात टर्मिनल को निशाना बना रहे 60 ड्रोन मार गिराए, जो अल जजीरा के मुताबिक रोजाना 1 मिलियन बैरल तक संभाल सकता है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसने उन सुविधाओं के साथ साथ एक युद्धपोत, गश्ती नौका और एक शैडो टैंकर को भी निशाना बनाया। प्रिमोर्स्क अप्रैल के अधिकांश समय और अब मई में भी यूक्रेन का बार बार निशाना रहा है। यही बात तुअप्सा के लिए भी कही जा सकती है। 1 मई को यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के क्रास्नोदार क्राय की तुअप्सा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जो 1 महीने में चौथा हमला है। ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर रूस ने अपनी महत्वपूर्ण तेल सुविधाओं की सुरक्षा न करने की गलती की है, तो भी यूक्रेन का एक सफल हमला ही पुतिन को और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां भेजने के लिए मजबूर करने के लिए काफी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यूक्रेन स्पष्ट रूप से सुरक्षित हवाई गलियारे स्थापित कर रहा है, जो उसे अपने ड्रोन रूस के अंदर गहराई तक भेजने की अनुमति देते हैं, जहां वे पूरे देश में हमला करते हैं। लेकिन पुतिन की समस्या है कि हमले के बाद भी गलियारे बंद नहीं हो रहे। ये गलियारे यूक्रेन के लिए बार बार इस्तेमाल करने के लिए खुले रहते हैं। जब यूक्रेन के ड्रोन प्रिमोर्स्क और तुआप्सा पहुंचते हैं और देखते हैं कि रूस ने नई वायु रक्षा प्रणाली नहीं लगाई, तो ये साफ हो जाता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ। ध्यान दें कि जिन सभी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की हमने अभी चर्चा की, वे 3 दिनों के भीतर ही हुए हैं। वोरोनेज में रूस के हेलीकॉप्टरों पर हमला ठीक इससे पहले हुआ था। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह रूसी कमजोरी का एक स्पष्ट संकेत है, जो यूक्रेन को युद्ध में जबरदस्त बढ़त हासिल करने का मौका दे रहा है। सालों तक पुतिन रूस की सबसे कीमती संपत्तियों में से ज्यादातर की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास इतनी लंबी दूरी की क्षमता नहीं थी कि वह उन पर जोरदार हमला कर सके। युद्ध के शुरुआती कुछ वर्षों में दबाव में चल रही वायु रक्षा प्रणालियां ही काफी थी। 2025 में यूक्रेन ने अपने हमलों को तेज करना शुरू कर दिया, जैसा कि हमने रूसी तेल रिफाइनरियों के खिलाफ उसके अभियान में देखा, जिसमें उसने कई महीनों के दौरान एक ही रिफाइनरी पर कई बार हमला किया। 2025 के अंत तक यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर 140 से ज्यादा हमले किए, जो 2024 से 50% अधिक थे। मुख्य मुद्दा रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर यूक्रेन के हमले हैं। पहले से दबाव में चल रही वे रक्षा प्रणालियां अब चुक चुकी है। अब रूस के वायु रक्षा नेटवर्क में खाली जगहें हैं। कमजोरियां हमेशा से थीं, बेशक, लेकिन अब वे खाली जगहें पहले से कहीं ज्यादा देर तक खुली रह रही है और कुछ मामलों में तो वे कभी भर ही नहीं पा रही हैं। ये पुतिन की मजबूरी है, लापरवाही नहीं। रूस के पास अब अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियां नहीं बची है, इसलिए पुतिन को तय करना पड़ रहा है कि किसकी रक्षा करे। यूक्रेन महीनों से यह स्थिति लाने के लिए वायु रक्षा पर दबाव डाल रहा था। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन ने जून 2025 से मार्च 2026 के बीच रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों के अंदर रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर 492 हमले किए। यह संख्या उस अवधि में यूक्रेन के कुल सत्यापित लंबी और मध्यम दूरी हमलों का करीब 1/3 है। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करना असली मकसद था और यूक्रेन ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। यही बात है एक निर्णायक मोड़ की। यह वह महत्वपूर्ण क्षण होता है जब सब कुछ बदलने वाला होता है और अब यूक्रेन उसी बदलाव को लाने पर केंद्रित है। 1 मई को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल में यूक्रेन के मध्यम दूरी के हमलों से 25 रूसी वायु रक्षा और रडार प्रणालियां नष्ट हुई। अगर पुतिन कब्जा किए क्षेत्र को रखना चाहते हैं तो हर दिन एक प्रणाली बदलनी होगी, जो या तो यूक्रेन के अन्य हिस्सों या रूस की वायु रक्षा प्रणालियों से आनी चाहिए। रूस भी भंडार संबंधी समस्या से जूझ रहा है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख ओलेक्जांद्र सिरस्की ने अप्रैल के आखिर में कहा था कि रूस के पास यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा मिसाइलें नहीं हैं। शरण विनाश की ओर ले जा रहा है। रूस अपने खोए वायु रक्षा सिस्टम और रडार इतनी जल्दी नहीं बना सकेगा। अगर वह कर पाता तो रूस इस स्थिति में नहीं होता। अगर यूक्रेन
रूस की वायु रक्षा की कमजोरी का फायदा लंबी और मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों से नहीं उठाता तो इसका मतलब नहीं होता, लेकिन यूक्रेन ने पूरा फायदा उठाया। रूस की वायु रक्षा प्रणाली को बर्बाद करने के साथ साथ यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, जो बेहतर और मजबूत हथियार बनाने की उसकी लगातार कोशिशों के कारण संभव हो पाए हैं, ताकि रूस के अंदर उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सके। FP9 उन हथियारों में से एक है। फायर पॉइंट का FP9 बैलिस्टिक मिसाइल है जो मॉस्को तक हमला कर सकती है और रूस की अपनी इस्कंदा बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ी है। यूक्रेन को ये हथियार बनाने में सक्षम नहीं समझा गया था। पुतिन को लगा था देश जल्दी टूट जाएगा, मगर अब यूक्रेन का FP9 आने वाला है और यूक्रेन पहले ही उस मिसाइल के लिए बुनियाद तैयार कर चुका है, जिससे वह रूस के अंदर अपने चुने हुए किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। एक साल रक्षा प्रणालियां हटाना पिन सेट करने जैसा था। FP9 और यूक्रेन के लंबी दूरी ड्रोन वे पिन्स गिरा देंगे। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों की गुणवत्ता सुधारने के साथ इन्हें बड़े पैमाने पर बना रहा है। 30 अप्रैल को ABC न्यूज ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन दागने का रिकॉर्ड तोड़ा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस के 6,804 प्रक्षेप्य यूक्रेन में घुसी, जो मार्च के 6,600 के रिकॉर्ड से ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन की संख्या बताते हुए रूस के मासिक ड्रोन और मिसाइल आंकड़े क्यों बता रहे हैं। इसका सीधा जवाब है, रूस के हाल के दोनों रिकॉर्ड तोड़ महीनों में से कोई भी मार्च में यूक्रेन द्वारा किए गए काम से आगे नहीं निकलता। रूस ने खुद को उजागर कर दिया। उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने रूस पर 7,347 ड्रोन दागे, जो किसी भी देश के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है, और इसका मतलब है औसतन 237 प्रक्षेप्य प्रतिदिन। यूक्रेन ने युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में रूस को पीछे छोड़ दिया है, और वह अब ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने महीनों तक उन वायु रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने के लिए काम किया है जो उसके ड्रोन को रोक सकती थी। अब जब वे रक्षा प्रणालियां इतनी बिखरी और टूटी हुई हैं कि यूक्रेन लगभग अपनी मर्जी से हमला कर सकता है, तो वह रूस में रिकॉर्ड तोड़ झुंड भेजने को तैयार है, जिन्हें जल्द ही FP9 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का साथ मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अप्रैल में यूक्रेन ने फिर से लंबी दूरी के ड्रोन की संख्या के मामले में रूस को हराया, तो हमें नहीं पता। रूस रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन हमलों पर अब चुप्पी साध ली है। ये हैरान करने वाली बात नहीं है। मंत्रालय ने मार्च में जितना बताना चाहिए था उससे ज़्यादा बता दिया था, और अब वो फिर से सामने आकर ये नहीं कहना चाहता कि यूक्रेन उसे लंबी दूरी की होड़ में हरा रहा है, लेकिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबूत साफ है। वोरोनेज में तबाह हेलीकॉप्टर, तुआप्सा प्रिमोस्क में जलता तेल और रूसी एयरफील्ड पर टूटे फाइटर जेट्स, जो यूक्रेन से 900 मील दूर है। रूस अब अपने कीमती संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो कब्जे वाले इलाकों या अपने क्षेत्र में हों। अब यूक्रेन को बस दबाव बनाए रखना है। यूक्रेन द्वारा हर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने से रूस कमजोर होता है। ये किसी रक्षा तंत्र के हजारों वार से धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया है, और वो अभी सामने ही घट रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस की एयर डिफेंस प्रणाली खुद को यूक्रेन के नई पीढ़ी के ड्रोन से बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यूक्रेन कुछ नया नहीं कर रहा, ये हवाई रक्षा दमन की क्लासिक रणनीति है। बस इसमें सालों लग गए क्योंकि यूक्रेन को ये हथियार खुद बनाने पड़े ताकि वो इसे अंजाम दे सके, जबकि उसी दौरान रूस लगातार उस पर बमबारी कर रहा था। अब यूक्रेन के पास वे हथियार है, अब उसे अनुमति लेने की चिंता नहीं करनी पड़ती या रूस के ठिकानों के दायरे से बाहर होने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। यूक्रेन जो भी निशाना बनाना चाहता है, अब वह जरूर तबाह कर सकता है, और इसी वजह से ताकत का संतुलन बदल गया है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली टूटती रहेगी। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन के झुंड बले होते जाएंगे और वह अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को मैदान में उतारेगा, वैसे वैसे और भी हमले होंगे, जैसे कि हमने जिनके बारे में बात की है। पुतिन ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी, और अब उन्हें इसे रोकने का रास्ता नहीं दिख रहा। रूसी जख्मों पर खूब नमक छिड़का गया है। जैसे जैसे यूक्रेन पहले से कहीं अधिक लंबी दूरी के हमलों में प्रभावी होता जा रहा है, उसने रूस के शस्त्रागार के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक को व्यावहारिक रूप से बेकार बनाने का तरीका भी खोज लिया है। ग्लाइड बमों को निष्क्रिय किया जा रहा है और उन्हें
यूक्रेन के अंदर बेकार्ड में बदल दिया जा रहा है। एक और बड़ा बदलाव हो रहा है और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में और जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रमों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।